अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है साइक्लिक रूल। चलिए डालिए हेडिंग, साइक्लिक रूल क्या होता है। देखिए साइक्लिक रूल बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव का एक रिलेशन होता है। किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव का जो पैरामीटर होते हैं उनका पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम देखें तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीन वेरिएबल है, इन तीनों के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो वो रिलेशन क्या होगा। तो वो रिलेशन ये निकालता है, अगर मैं साइकिल क्लॉकवाइज चलाऊं, मैं दोनों तरीके से साइकिल चला सकता हूं, इस तरीके से भी साइकिल चला जा सकता हूं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और मैं अगर इस तरीके से घुमा के एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। दोनों तरीके से जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइक्लिक रूल क्या होता है। देखो किस तरीके से लिखना है, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरीके से चलो साइकिल, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी तरीके से मेंशन करना है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, हो गया पहला एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा कैसे करोगे, दूसरा कैसे लिखोगे कि डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ऑलवेज -1। और ये ट्रू है, सत्य है ये कथन, ये कथन सत्य है कि अगर इन तीनों के बीच में तुम कोई रिलेशन देखोगे तो वो इक्वल टू -1 आना चाहिए। और कभी कभी एग्जाम में पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इस तरीके से दे रखा था ए डॉट बी डॉट की इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है एम की, तो एम इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। ये एक्सप्रेशन तब आया जब तुमने क्लॉकवाइज चीजों को घुमाया, लेकिन मैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूं क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये देखो अब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चीजों को घुमाऊंगा तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी इक्वल टू -1 ही होगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, क्या है, उसी एक्सप्रेशन को अपोजिट किया, अपोजिट करोगे तो -1 ही रहेगा ना। ये बात तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता ही आ रहा हूं कि तुम इसका पार्शियल डेरिवेटिव का अपोजिट करोगे तब भी वो इक्वल ही रहेगा। ये देखो समझ में आ रहा है, बात सेम ही है, बस इसका रेसिप्रोकल क्या है ऊपर, तो इसका ऊपर भी करोगे तब भी -1 ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक रूल। बेसिकली साइक्लिक रूल क्या दिखाता है, वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिखाता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में जो रिलेशन होता है वो इक्वल टू -1 आता है। तो माई क्वेश्चन इज दैट फॉर यू, क्या आइडियल गैस साइक्लिक रूल फॉलो करती है, यस और नो? करो, मेरी तरफ मत देखो, करो कॉपी में, बताओ मुझे क्या आइडियल गैस साइक्लिक रूल फॉलो करती है, यस और नो? करो, करिए बिल्कुल। तो क्या होती है आइडियल गैस, सबसे पहले तो आइडियल गैस लिख लो। सबसे पहले तो आइडियल गैस लिख लो। तो आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, तो मैं PV इज इक्वल टू RT मान लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला हमारे 3 डेरिवेटिव निकालने हैं। क्या क्या डेरिवेटिव निकालना है, डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, और थर्ड हमें निकालना है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा। बस 3 डेरिवेटिव निकाल लो, इक्वेशन तुम्हारे सामने है। तो डेल पी बाई डेल वी, तो डेल पी बाई डेल वी, तो हम क्या करेंगे, देखो किस तरीके से, जब ये एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो भी फंक्शन ऊपर होता है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। जैसे हमें ऊपर क्या है P, तो P इक्वल टू क्या कर दोगे, RT बाई V, तो जब इसका निकालोगे डेल P बाई डेल V इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू -k RT अपॉन में V स्क्वायर।
अब ये मत बोल देना कि सर माइनस के 1/v² कैसे आया। भाई ये वही तो एक्सप्रेशन हो गया 1/, ये क्या एक्सप्रेशन हो गया 1/v इंटू dv, यही तो एक्सप्रेशन हो गया ये। तो जब dv के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो v की पावर -1 तो 1/v² नहीं आ जाएगा। छोड़ो, क्या बताऊं तुम्हें, डेल वी बाई डेल वी। अब कुछ नहीं करो, अब देखो वॉल्यूम को एक साइड रखो और बाकी सबको बाहर ले जाओ तो RT बाई पी आ जाएगा। अब देखो डेल वी बाई डेल टी करना है मुझे, एक्सप्रेशन दूसरा डेल वी बाई डेल टी। तो कुछ नहीं करना, कर दो, प्रेशर कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा R बाई पी बाहर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास पहली वैल्यू निकल चुकी है, तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू निकल चुकी है, तीसरी वैल्यू निकालनी है डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब टेम्परेचर को एक साथ रखो और सारी वैल्यू को उधर ले जाओ। तो जब टेम्परेचर को रखोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा PV बाई R। तो अब तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है टेम्परेचर को प्रेशर के साथ। तो जब प्रेशर के साथ करोगे तो डेल टी बाई डेल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V बाई R आ जाएगा। और ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखना। याद क्या, तुम निकालना सिखा रहा हूँ, याद क्या रखोगे इनको जब निकालने सिखा दिए कि हमारा डेल पी बाई डेल वी आइडियल गैस के लिए इतना होता है, डेल वी बाई डेल टी आइडियल गैस के लिए ये होता है और ये होता है। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। अब चलो मल्टीप्लाई करने का नंबर आ चुका है। देखो माइनस के RT/v² मल्टीप्लाई डेल वी बाई डेल टी R/p, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई V/r। चलो इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया माइनस के RT/VP आ गया। बोलो, तो कुछ भी कर लो, तुम्हें पता है PV इज इक्वल टू RT होती है, तो कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे लिख लो। तो मैं अगर RT इक्वल टू PV लिख देता हूँ तो माइनस के PV बाई PV कट के कितना आ गया -1। दैट मीन्स कि आइडियल गैस हमारा साइक्लिक रूल फॉलो करती है। दैट मीन्स कि साइक्लिक रूल फॉलो करती है हमारा आइडियल गैस, राइट। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, समझ गए होगे क्वेश्चन तो क्या है। वैन डर वाल गैस के लिए और रिड्यूस वैन डर वाल गैस के लिए पता करना कि वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते। सेम मेथड है, यही एक्सप्रेशन निकालना है, ऐसे निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है और उनको निकाल के देख लेना। अगर निकाल के नहीं देखोगे तो अगर एग्जाम में आ गया फिर कैसे करोगे, वहां पे निकालने बैठोगे नहीं। तो तुम्हें खुद से निकाल के देखना है कि वैन डर वाल गैस और रिड्यूस वैन डर वाल गैस क्या साइक्लिक रूल फॉलो करती है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो तुम्हारा साइक्लिक रूल का भी काम तमाम हो गया। वैन डर वाल गैस तो नहीं करेगी, रिड्यूस का देख लेना। देखो मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं तुमसे पूछ लेता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने पहले कर रखे हैं, हालांकि मैं यहाँ पे वैन डर वाल गैस और रिड्यूस वैन डर वाल गैस का भी निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन क्यों निकालूं, इतना प्यार नहीं है कि लगा रहा हूं बस पागलों की तरह। तुम भी तो कुछ एफर्ट मारो जब सारे तरीके बता दिए, ठीक है। चलिए, टॉपिक कंप्लीट हुआ, थर्ड टॉपिक आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक्स कोफिशिएंट। देखो थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट होते क्या है, पहले तो ये समझ लो। 4 होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ये 4 हमारे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट होते हैं। होता क्या है कि हमने अब तक जो पार्शियल डेरिवेटिव किया है ना, वो हमने एक दूसरे के साथ रिलेशन देखा है। भाई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि हमारा जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ चेंज होके एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी ना किसी पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, लेकिन अब तक हमें मैग्नीट्यूड में ये पता नहीं लगा कि अगर हम प्रेशर को वॉल्यूम के साथ चेंज करेंगे तो वो वैल्यू एक्सपेंशन दिखाएगी कि कंप्रेशन दिखाएगी। भाई कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी, हमें एक स्पेसिफिक एक कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमें डायरेक्ट ये बताएगा कि अगर हम प्रेशर को वॉल्यूम के साथ
चेंज करेंगे तो ये हमारा आइसोथर्मली टेम्परेचर या आइसोथर्मली एक्सपेंशन दिखाएगा, या हमारा आइसोथर्मली एक्सप्रेशन दिखाएगा, या कंप्रेशन दिखाएगा। तो हमें एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में वैल्यू चाहिए थी कि अगर एक पार्शियल डेरिवेटिव दूसरे के साथ चेंज होने से कुछ कांस्टेंट पे कोई कितना चेंज हो रहा है, मींस दैट कि कितना चेंज हो रहा है, वो हमारा कंप्रेशन दिखा रहा है कि एक्सप्रेशन दिखा रहा है, किस टाइप का दिखा रहा है, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। उसी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। तो हमारा सबसे पहले वाला कोफिशिएंट होता है जिसको हम पढ़ते हैं अल्फा की फॉर्म से, अल्फा, इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या हम इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं आइसोबैरिक थर्मल कोफिशिएंट। आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पे देखो दो चीज यूज हो रही है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझने में कि एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मली एक्सपेंशन। जो यहाँ पे आइसोबैरिक वर्ड यूज किया है, आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो हमारे पास 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस फर्स्ट। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक फोर्थ होता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस की खास बात क्या है ये सुन लो, कि जो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि हमारा Q इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब हीट हमारी कांस्टेंट है, राइट। तो इन सारे प्रोसेस का मतलब होता है। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा अल्फा, अल्फा को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सॉरी आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो आइसोबैरिक वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो प्रेशर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखिए अल्फा इक्वल टू जो डिफाइन होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम बोलते हैं अल्फा। दूसरा हमने वर्ड किया है एक्सपेंशन यूज। एक बात बताओ, तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, जब तुम प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, जब तुम प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे और तुमने वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तो टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? भाई जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओगे, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होता चला जाएगा, गैस एक्सपैंड होती चली जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, राइट और रॉन्ग? तो सिंपल सी बात है। अब देखो T इक्वल टू कितना आ गया? T अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/v dv/dt। अब इसके जितने एक्सप्रेशन बनते हैं वो सारे एक्सप्रेशन में दिखाऊंगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, v अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट और रॉन्ग? दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, तुमने इसको रफ कर रहा हूं, उधर से उसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? तुमने अभी जस्ट अभी पढ़ के क्या आए हो? मैक्सवेल रिलेशन पढ़ के आए हो। तो तुम मुझे मैक्सवेल रिलेशन में बताओ कि जो हमारा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर जो वैल्यू आती है, ये किसके इक्वल आती है? डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आती है? देखो यहाँ पे मैं डी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? वो हम पार्शियल डेरिवेटिव अलग से देखते हैं। अगर मैं बोल दूं डी ले लो, तो डी का मतलब बस वो डी चेंज को दिखा रहा है। डी क्या दिखा रहा है? चेंज, एक स्मॉल चेंज, एक लार्ज चेंज, एक बहुत लार्ज चेंज। तो तुम कभी भी इस चीज में पूरी थर्मोडायनेमिक्स से कंफ्यूज मत होना कि सर आपने वहां पे पार्शियल लिखा और यहाँ पे डी लिखा। नहीं, इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वो चेंज दिखा रहा है, अगर वो स्मॉल चेंज दिखाएगा तो लार्ज चेंज भी इस डी के इक्वल ही होगा, राइट और रॉन्ग? तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू तुम्हें क्या होता है? डेल एस बाई डेल पी होता है कि नहीं होता? डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट और रॉन्ग? अरे ऐसे ही तो बनाते हो। देखो ध्यान से, जो चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच
हे गॉड अभी उठा ले। तो तुमने देखा होगा कि डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा नेगेटिव साइन आता है, तो हमारा कैसा आता है, नेगेटिव साइन। तो आओ तुम्हें सिखाता हूं। तो V अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होनी है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होनी है। भाई चेंज क्या आ रहा है, भाई देखो लो इसको नेगेटिव को इधर कर लो, तो डेल एस बाई डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के अल्फा। देखो ध्यान से सुनना, अल्फा हमारा थर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत चीज मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं इस बार, तभी मैं लेक्चर को अपडेट कर रहा हूं। एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सपेंशन मतलब क्या होगा कि जैसे ही तुमने कोई वॉल्यूम लिया और तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले गए तो तुम्हारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चलेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, राइट। ये बात सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, पॉजिटिव चेंज आ जाता है। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, पॉजिटिव चेंज आ जाता है। लेकिन जब तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे, सेकंड वाले को, डेल एस को, तो डेल एस को प्रेशर के साथ, मतलब तुम्हारे पास एक गैस है, इसमें कुछ इसकी एंट्रोपी है और ये गैस रैंडमनेस से घूम रही है। जैसे ही तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये नीचे की तरफ बैठने स्टार्ट करेंगे, अपनी ऑर्डर्ड फॉर्म में आना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि इनकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब इनकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो अल्फा की वैल्यू भी तो डिक्रीज होगी। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए जो अल्फा इक्वल टू होता है नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। एग्जामिनर ऐसे ही पागल बनाने लग गए आजकल। वो तुम्हें ये फॉर्म तो हर बच्चा जानता है गली का, ये फॉर्म तो हर कोई जानता है, अल्फा इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। लेकिन ये फॉर्म कोई नहीं जानता। ये फॉर्म आज के बाद तुम जानोगे कि अल्फा इक्वल टू एंट्रोपी के साथ जो रिलेशन होता है सब मैक्सवेल से है, सब कुछ। तभी मैंने स्टार्टिंग में पहले मैक्सवेल को ही निपटाया। अब वे जब जैसे जैसे यूज होते चले जाएंगे तुम्हें समझ में आते चली जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो एक्सपेंशन हो गया, तो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, राइट और रॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एट क्रिटिकल टेम्परेचर या एट क्रिटिकल पॉइंट, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन सुनो अब ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट। बोलिए क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाती है। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। मतलब एक इस तरीके की एक बीच की लेयर है, ऊपर से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते आ रहे हैं, नीचे वो हमारी किस में हो जाती है, ऊपर गैस फॉर्म में होती है, नीचे लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तो एक हमारा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन पे हमारा अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं तुम्हें तीन चीजें बता रहा हूं। तीन चीजें यार कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर होते हैं तीन। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, सॉलिड के केस में मुझे बताओ कि तुम अल्फा की वैल्यू को कंसीडर करोगे, लिक्विड के केस में अल्फा की वैल्यू कंसीडर होगी या गैस के केस में अल्फा की वैल्यू कंसीडर होगी। सिंपल सी बात है, अल्फा क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन दिखा रहा है। अब मेरे पास तुम्हारे पास अगर मैं कोई सॉलिड का एक बॉक्स ला के रख दूं और तुम्हें बोल दूं कि भाई टेम्परेचर लगाना स्टार्ट कर, क्या ये एक्सपेंड करेगा? नहीं, मुझे बोलो क्या ये एक्सपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या इसमें प्रेशर चेंज आएगा? नहीं। प्रेशर चेंज देख पाओगे तुम सॉलिड के केस में? नहीं देख पाओगे। इसीलिए जो हमारी अल्फा की वैल्यू होती है ना तो सॉलिड की फॉर्म में कंसीडर होती और ना ही लिक्विड के फॉर्म में कंसीडर होती। हम सॉलिड और लिक्विड में अल्फा की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। कंसीडर क्यों नहीं करते? बोलो कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जो उसमें चेंज हो रहा है प्रेशर का, वॉल्यूम का, वो चेंज हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। वो हमारा हम क्या, लिक्विड को तुम एक्सपेंड कर सकते हो? लिक्विड तुम्हारे एक बाल्टी में भरा है और तुम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, करके दिखाओ एक्सपेंड। उस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या लिक्विड एक्सपेंड करेगा कि उसके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा? या ऐसा होगा कि तुमने पहले 10 लीटर वॉल्यूम लिया था और जैसे ही तुम उस पर टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, एकदम से 12 लीटर हो गया, वो एक्सपेंड कर गया? नहीं होता। तो हम अल्फा की वैल्यू सॉलिड और लिक्विड के केस में कंसीडर नहीं करते, लेकिन गैस के केस में ही हम अल्फा की वैल्यू को कंसीडर करते हैं।
और जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है तो क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है, भाई सॉलिड और लिक्विड दोनों के केस में गैस आ रही है लिक्विड के फॉर्म में, अब हमारा लिक्विड किसी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा जो प्रेशर का चेंज है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो जब हमारा प्रेशर का चेंज ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 1/0 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर तुमसे कोई अल्फा की वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट पूछ ले तो कितनी होगी? इन्फिनाइट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेशर का चेंज है वो क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हमारा कितना आ जाता है? 0 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर तुम इस फॉर्म में कंसीडर करना चाहो तो एट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर ऑलमोस्ट चेंज 0 हो जाता है, और जब ऑलमोस्ट चेंज 0 हो जाएगा तो 1/0 इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। तुम कहोगे सर वॉल्यूम चेंज भी 0 ही हो जाएगा। हाँ, 0/0 इक्वल टू इन्फिनाइट ही होता है। बोलो, तो ये बात छोड़ दो, तो 1/t कितना आएगा? तो 0 हो जाता है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे कितनी कंसीडर की जाती है? 0 कंसीडर की जाती है। चलो, इतनी पॉइंट क्लियर हुए, इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस। चलिए बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस। चलिए बोलिए अल्फा की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होगी। चलो, तुम्हें आइडियल गैस का पता होना चाहिए। तो आइडियल गैस क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है डेल V बाई डेल टी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि वॉल्यूम को ऊपर इधर लिखो और nRT बाई P को इधर ले जाओ। तो हमें निकालना क्या है? डेल V बाई डेल टी, ये निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इक्वल टू nR बाई P आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। आ जाएगा। तो इस nR बाई V को वैल्यू को अल्फा की फॉर्म में लिख दो। अल्फा इक्वल टू क्या है? 1/V मल्टीप्लाई डेल V बाई डेल टी कितना आ गया? nR बाई P। और मुझे बताओ nR बाई P इक्वल टू कितना होता है? यहां से निकाल लो। nR बाई PV इज इक्वल टू 1/T होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं होता? सिंपल सी बात है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/T। इसका मतलब तुम्हें जानते हो क्या पता लगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल सिग्निफिकेंस की। जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन है कि तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाओगे तो एक्सपेंशन होता चला जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले जाओगे तो एक्सपेंशन रुक जाएगा। बोलो राइट और नॉट। तो आइडियल गैस के लिए जो हमारी अल्फा की वैल्यू आती है कितनी आती है? 1/T आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू 1/T। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा डायमेंशन से। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में डायमेंशन से। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस? देख रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस। तो कितना दे रखा है नीचे? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो इसकी जो डायमेंशन भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? केल्विन इनवर्स आ जाएगी, या फिर टेम्परेचर इनवर्स बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये तुम्हारा अल्फा के लिए था कि अल्फा क्या होता है। तो अल्फा के लिए 3-4 चीजें याद रखना कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया। एक तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, एग्जाम में तुम्हें पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द करेक्ट। तो अल्फा के लिए बच्चे बस ये सोचते हैं कि यही करेक्ट है, मल्टीपल में पूछ लेगा, ये भी एक्सप्रेशन दे देगा, ये भी एक्सप्रेशन दे देगा कि अल्फा इक्वल टू -(1/V डेल S बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर). तो क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता रहा हूं, बस नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स में कंजूसी मत कर देना तुम। तो ये तुम्हारा अल्फा था। डायमेंशन आइडियल गैस के लिए पूछ सकता है, किसी के लिए भी पूछ ले, तो आइडियल गैस को याद रखो, वैन डर वाल गैस के लिए इन सब के लिए नहीं पूछता। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट। पहला था हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट, अब दूसरा क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट सेकंड, आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट।
कंप्रेशन कोफिशिएंट। तो अब देखो आइसोथर्मल मेंशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमारा बीटा इज इक्वल टू आता है नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देख लो ध्यान से, जो हमारे बीटा की वैल्यू आती है, बीटा इज इक्वल टू होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट, इक्वल टू होती है नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं इसको भी कर सकता हूं क्या कि बी बीटा इज इक्वल टू माइनस के डी वी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट और नो। अब इसके केस में दो चीजें होती हैं। ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जब तुम्हें कभी क्वेश्चन में ये पूछे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटी से, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/v डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर। कंप्रेशन कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही तुम वॉल्यूम पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, कोई एक आइडियल गैस का बोर भरा है और उसमें तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो बोलो, करेगा ना। तो वो कंप्रेशन होना स्टार्ट कर जाते हैं। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि हमारी जो प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। और दूसरा तुमसे पूछ सकता है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन कोफिशिएंट। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन कोफिशिएंट के लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर इन्हीं पागलों में घुसा देता है, तुम्हें सोचेगा कि यही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बी एस होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, और एस क्या है? हमारा एक एंट्रोपी फैक्टर है। तो एडियाबैटिक के केस में सिर्फ हमारा एस आ जाता है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम रहता है। और यहाँ पर जब तुम चेंज करोगे डेल वी बाई डेल पी, तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है ऊपर, लेकिन नीचे एस हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन कोफिशिएंट होता है, बस इसमें एस कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर सेम रहते हैं, राइट। तो इसके लिए हम कोई एक्सप्रेशन निकाल नहीं सकते। डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता कुछ, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ अगर लिखना चाहो, तुम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो मैं दूसरी फॉर्म में बता सकता हूँ। दूसरी फॉर्म में कहाँ लिखा जाएगा? हाँ, मैक्सवेल से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जिसका बनेगा उसी के बताऊंगा। तो मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर आइडियल गैस? चलिए बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर आइडियल गैस। और मुझे एक और बताओ सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा एट क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होगी? बोलो, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू बीटा क्या होगी? तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनाइट ही होगी। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू इन्फिनाइट एट क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता, और जब प्रेशर चेंज नहीं होता तो वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, और जब इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हमारा बीटा की वैल्यू भी कहाँ पहुंच जाएगी? इन्फिनाइट में। तो ये चीज याद रखना कि क्रिटिकल पॉइंट पे अल्फा बीटा दोनों के दोनों इन्फिनाइट होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर आइडियल गैस। चलिए निकालिए। तो कुछ नहीं करना, क्या एक्सप्रेशन निकालना है? डेल वी बाई डेल टी निकालना है, बाकी सब वैल्यू सेम ही है। तो लो, पी वी इज इक्वल टू आर टी। क्या निकालना है? पी वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी, ठीक है। तो तुम्हें निकालना क्या है? डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालना है। तो आर टी को ऐसे ही रख लोगे, और 1/p का कितना होता है? 1 माइनस के पी स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के आर टी अपॉन में पी स्क्वायर। तो हमारा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/v इंटू आर टी अपॉन में पी स्क्वायर, राइट। और तुम्हें पता है आर टी इक्वल टू, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और तुम्हें आर टी इक्वल टू पता है क्या होता है? पी वी अपॉन में पी इंटू पी वी, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/p। तो हमारी बीटा की वैल्यू जो आती है, ध्यान से सुन लो, जो बीटा की वैल्यू आइडियल गैस के लिए आती है इक्वल टू आती है 1/p।
तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कंप्रेशन होता है वो प्रेशर का ही तो फैक्टर होता है कि जब हम वॉल्यूम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस कंप्रेस होती चली जाएगी। बोलो हाँ या ना, ये तो यार गैसेस स्टेट में है, ठीक है। तो हमारी P जैसे ही तुम प्रेशर अप्लाई करोगे हमारी गैस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा बेटा किसका फैक्टर है? प्रेशर का। डायमेंशन क्या होगी बोलो, व्हाट इज द डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? पास्कल इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात की। तो तुम्हारे दो कोफिशिएंट निपट गए, अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया। थर्ड आता है तुम्हारा आइसोकोरिक कोफिशिएंट। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया कि उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया कि उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो थर्ड कोफिशिएंट क्या होता है? आइसोकोरिक कोफिशिएंट। तो आइसोकोरिक कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो गामा होगा वो इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन प्रेशर with respect to temperature at constant volume। relative change in pressure with respect to temperature at constant volume, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल टी बिल्कुल सही, इसके लिए भी सेम ही आ जाता है। ये देखो इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये दिख नहीं रहा क्या? मार्कर, ठीक है। अब बोलो मैक्सवेल रूल के अकॉर्डिंग डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आता है? तो लो लगाओ, बॉक्स भूल गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया बॉक्स यूज के। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा। तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट और रॉन्ग? तो हम इसकी जगह इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि गामा P इज इक्वल टू हमारा हो जाता है डेल S बाई डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो राइट और रॉन्ग? इक्वल टू कितना हो जाएगा कि dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बस ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम एग्जाम में एकदम से कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ तक एक्सप्रेशन लगा के छोड़ सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम्हें एंट्रोपी की फॉर्म में दे देगा और तुम बोलोगे तो क्वेश्चन गलत है पीछे से। ऐसे तो बोलते हो, जो चीज़ तुम्हें पता नहीं होता ये तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। एक बार थोड़ा सा लगाया करो कि कहीं ना कहीं तुमने इसका मैक्सवेल रिलेशन देखा है कि नहीं देखा, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिक स्मूथली तुम्हारी कनेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइए कि गामा की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होगी? बोलो आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तुम्हें निकालना क्या है? डेल पी बाई डेल टी। तो डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो आर बाई पी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है। तो हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई पी इंटू आर बाई पी। अच्छा पी नहीं आएगा, वी आएगा। डेल पी बाई डेल टी निकालने हैं ना, तो आर अपॉन में वी आएगा। तो ये कितना हो गया? आर अपॉन में वी। तो बोलो पी वी इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ? आर टी। तो आर अपॉन में आर टी, आर से आर कट गया तो हो गामा इक्वल टू कितना आ गया? 1 बाई टी। ये तो अलग हो गया भाई। हुआ क्या कि हमारा अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना आ गया? 1 बाई टी। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की डायमेंशन भी क्या हो गई? सेम हो गई। और बात सही भी है, टेम्परेचर का फंक्शन ही होना चाहिए। पूछो क्यों? कि तुम आइडियल गैस कोई ले रखे हो और प्रेशर उस पर प्रेशर कर दिया और तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो तुम्हारा प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तुम्हारा प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सपेंशन तो होना ही है। और तुम्हारा क्या कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो बोलो इस केस में तो एक्सपेंशन, उसमें कंप्रेशन तो होना ही है। सारा आइडियल गैस से ही रिलेटेड है।
भाई देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अल्फा और गामा दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहे हैं। वहां पे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर था, यहाँ पे रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, तो दोनों ऑटोमेटिकली सेम आएंगे भाई, बोलो हाँ। तो इस तरीके से जो हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाती है वो किसके इक्वल हो जाती है? गामा के इक्वल हो जाती है। और एक लास्ट बचता है हमारा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू होता है 1/बीटा। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू कितना होता है? 1/बीटा। देखो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू कितना होता है? 1/बीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू होता है 1/बीटा। तो आइडियल गैस के लिए बीटा इक्वल टू 1/p, तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू कितना आ जाता है? p आ जाता है। तो ध्यान रखो आइडियल गैस के लिए हमने अल्फा इज इक्वल टू निकाला 1/t, हमने बीटा इज इक्वल टू निकाला 1/p, हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू भी निकाला 1/t, राइट। बीटा इक्वल टू कितना आया? 1/p, और हमारा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू भी कितना आया? p आया। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई, साथ ही ये भी बताई कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू इन्फिनाइट एट क्रिटिकल पॉइंट। राइट, चलिए तो तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा है। अब मैं तुमसे रिलेशन पूछना चाह रहा हूं, what is the relation between अल्फा बीटा एंड गामा? बोलो क्या रिलेशन होगा? तो मैं इसका रिलेशन बहुत तरीके से निकाल सकता हूं, लेकिन तुम्हें तरीका बता रहा हूं। जैसे तुम्हें लिखना है कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो? अल्फा इक्वल टू तुम कर सकते हो बीटा इंटू गामा इंटू पी। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो ना। कैसे? देखो कैसे कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं, बस तुम्हें क्या करना है, RHS इक्वल टू LHS। ये चीज याद रखना, जब कभी भी तुम्हारा आपस में ही थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना पूछ ले तो अच्छा उल्टा कर दिया, अरे समझ जाओ यार। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दो। तुम्हें पता है अल्फा इक्वल टू कितना होता है? 1/t होता है कि नहीं होता? ठीक है। बीटा इज इक्वल टू तुम्हें पता है कितना होता है? 1/p होता है कि नहीं होता? गामा इक्वल टू तुम्हें पता है कितना होता है? 1/t, और इनटू अगर प्रेशर कर दूं तो प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, तो 1/t इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो कुछ याद करने की जरूरत है तुम्हें? बस कुछ नहीं करना। जब कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि तुम्हारे पास अगर अल्फा बीटा गामा या किसी के बीच में भी रिलेशन दे देता है और तुमसे पूछ ले कि विच वन इज करेक्ट, तो उनमें ये वैल्यू पुट करके देख लो सारी कि हमारे पास इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू p होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता अल्फा इक्वल टू बीटा गामा, तो p की जगह e भी कर सकता था। मैं ये भी तो लिख सकता था कि अल्फा इक्वल टू बीटा गामा इंटू इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। लो तब भी तो हमारा एक्सप्रेशन सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा इक्वल टू 1/t, बीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/p, गामा इक्वल टू कितना होता है? 1/t, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू कितना होता है? p से p कट गया, तो ये एक्सप्रेशन भी बन गया। तो इस तरीके से मैं पता नहीं कितने एक्सप्रेशन बना दूं। तुम्हें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है कि LHS इक्वल टू RHS रख दो कहीं भी, ये सारी वैल्यू याद रखो। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट वाली अल्फा इक्वल टू 1/t, ये बीटा वाली, और ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट वाली। बोलो राइट और रॉन्ग? रख लोगे ये सारी बात, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू p। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट का होता है। चलो तो पहला क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो बनता है इनके आपस में रिलेशन से रिलेटेड कि क्या रिलेशन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा? निकालो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा बाय बीटा? अल्फा अपॉन में बीटा क्या आएगा? बोलो। एक्सप्रेशन से निकालना है, ऐसे तो तुम निकाल ही दोगे।
ऐसे तो तुम निकाल ही दोगे कि अल्फा बाई बीटा कितना होता है। अल्फा बाई बीटा एक्सप्रेशन से निकालो, क्योंकि तुम्हें अभी मेंशन नहीं है कि आइडियल गैस है कि कौन सी गैस है। तो अगर तुम आइडियल गैस के लिए निकालोगे तो अल्फा इक्वल टू 1/T और बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/P, तो 1/T इंटू P/1, तो P बाई कितना आ गया T आ गया आइडियल गैस के लिए। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है RT, तो P/T इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो R/V भी कर सकते हो। बोलो राइट और रॉन्ग। तो सारे एक्सप्रेशन बनाने तुम्हारे हाथ में, ये आइडियल गैस के लिए। अगर सिंपल सा मैं तुम्हें एक जनरल एक्सप्रेशन पूछूं कि व्हाट इज द जनरल, चलिए तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा यूजिंग साइक्लिक रूल, कैसे निकालोगे बताओ। अरे बोलो भाई, निकालो, कैसे निकालोगे। सारे एक्सप्रेशन तुम्हें साथ के साथ बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो सारी चीज ही रखना, कंजूसी मत करना लिखने में, बता रहा हूं मेरे भाई, आगे तक काम आएगा जिंदगी भर। सच में थर्मोडायनेमिक्स फिर कभी तुम नहीं पढ़ोगे किसी से, इतना विश्वास रखो मेरा। एक बार अगर तुम्हें पढ़ा दी ना तो थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं पढ़ोगे तुम कभी किसी से। चलो निकालना क्या है, मैंने एक्सप्रेशन पूछा था अल्फा बाई बीटा का, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो कुछ नहीं, अल्फा इक्वल टू देखो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और बीटा इज इक्वल टू होता है नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कुछ नहीं करना, अल्फा बाई बीटा इसी वैल्यू को रख दो, तो अल्फा बाई बीटा कितना आ जाएगा 1/V से 1/V फैक्टर कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमारा कितना आ जाएगा डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस के डेल V बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम ही होता है यार, ये तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये लिखने का थोड़ा हल्का सी आदमी हूँ मैं, ठीक है। हो गया। अब इसको अगर मैं ऊपर घुमा दूँ तो इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस के डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू कितना हो जाएगा डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नेगेटिव के। आया कि नहीं आया, देखो ये एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा, हाँ या ना, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो ध्यान से, अब तुम इसके बाद अल्फा बाई बीटा में साइक्लिक रूल लगाना है। तो साइक्लिक रूल कैसे लगाओगे, तुम्हें पता है ना साइक्लिक रूल क्या होता है। देखो साइक्लिक रूल तुम्हें पता है कि जब तुम साइक्लिक रूल लिखते हो तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो तुम कैसे लगाते हो कि डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस के 1। अगर तुम दो फैक्टर देख रहे हो, ये वाले दोनों फैक्टर देख रहे हो, अगर तुम दोनों फैक्टर ये देख रहे हो डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर देख रहे हो, तो ये दोनों फैक्टर वहाँ पे भी है। तो मैं इन दोनों फैक्टर के इक्वल क्या रख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, मैं माइनस में कर सकता हूँ क्या कि डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस पूरी वैल्यू के इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो हाँ या ना। या मैं इसको नेगेटिव को इधर ले लो नेगेटिव को इधर ले लो, तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो अल्फा बाई बीटा का फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यही चीज तुम्हें याद रखनी है और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। बोलो करना ऐसे ही, लिखना सब कुछ ही, लेकिन अल्फा बाई बीटा का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है dP बाई dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि अल्फा बाई बीटा इक्वल टू dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो बस सही है। चलिए अब तीन इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। आइडियल गैस के लिए निकालना है dP बाई dt क्या होता है, वैन डर वाल्स गैस के लिए निकालना है। चलो क्वेश्चन की फॉर्म में बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल बोर्ड सही होते हैं, है ना, तुरंत ही गायब सब।
हमें देखो हाथ देखो, देखो हाथ देखो कैसे हो रखे, रफ कर करके। हो गया। अब देखो अगर मैं चाहूं तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्या तुमने एक्सप्रेशन देखा ध्यान से, क्या आ रहा था, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये देखो ध्यान से, पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, बोलो जल्दी। डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ध्यान याद रखो, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। ये भी एक्सप्रेशन सही है, ये एक्सप्रेशन भी सही है। और तुम्हें ये भी पूछ सकता है, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि ये तो सही होता ही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अब देखो एग्जाम में अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले, क्या देखो तीनों में से कुछ भी पूछ ले, किसी भी फॉर्म में तुम्हारा पागल बना के दे दे। देखो ये क्वेश्चन मैंने पीछे कराया, जब मैंने तुमसे पूछा था कि डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, तो मैंने क्या कहा था, किसके इक्वल रख दो, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो कहानी चेंज हो गई। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन जानते हो क्या पूछूंगा, क्वेश्चन ये पूछूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवॉल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवॉल गैस। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 1 मोल ऑफ रिड्यूस वैंडरवॉल गैस, रिड्यूस वैंडरवॉल गैस। बोलो बताओ कहानी सेम है कि नहीं, सारी चीज आ गया ना। तुमने इनिशियली मैंने तुम्हें क्या निकलवाया था, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तुम्हें इसके इक्वल क्या निकाला था, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, निकाला था कि नहीं निकाला था। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा अल्फा बाई बीटा इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही होता है, और इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही होता है। या तुमसे अल्फा बाई बीटा पूछ ले तो ये एक्सप्रेशन ये बिल्कुल सही होता है। तो अब सिंपल सी बात है, निकालना क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए। बोलो क्या होता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अरे सिंपल है कि नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए अल्फा बाई बीटा, आइडियल गैस के लिए ए का आंसर कितना हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी। तो डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू हो जाएगा आर बाई वी, हो जाएगा कि नहीं, बोलो आर बाई वी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड, बी और सी के लिए तो दोनों की वैल्यू सेम ही आती थी। बी और सी के लिए कितना आता था, कितनी होती थी, P प्लस के ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, V माइनस के एन बी इक्वल टू आर टी तो होता था। तो डेल पी बाई डेल टी कितना हो जाएगा, आर अपॉन में V माइनस के बी, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आएगी। तो अल्फा अपॉन में बीटा क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों के लिए सेम ही आएगी। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर तुम कुछ भूल भी जाते हो तो वो सारी चीजें पीछे से तुम्हें मिलेगी। देखो मैंने ये एक्सप्रेशन तुमसे निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी के इक्वल कितना होता है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसी के इक्वल कितना होता है, अल्फा बाई बीटा। समझे, ये आ रखा है। अरे ये सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड। देखो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाल के दिखाओ यहाँ से, देखो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तुम पढ़ते क्या हो, तुम पढ़ते हो ना क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, तुम क्या पढ़ते हो, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ते हो ना फिजिक्स इक्विलिब्रियम में। क्या होती है वो, dp बाई dt पढ़ते हो ना, इक्वल टू कितना होता है, डेल एस बाई डेल वी। डेल एस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच बाई टी इंटू डेल वी। लो बन गई, यही तुम्हारी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू डेल एच अपॉन में टी डेल्टा वी। और एक्सप्रेशन करके दिखाऊं, लो इंटीग्रेट करा के दिखा देता हूँ। इंटीग्रेट कराओगे तो dp हो जाएगा, dp इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल एच अपॉन में t इंटू डेल v इंटू क्या चला जाता है, dt। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, P2 माइनस के P1 इज इक्वल टू, यहाँ से ये सॉलिड हर किसी के लिए अलग आती है भाई, ये तुम थोड़ा, चलो मैं नहीं जा रहा ज़्यादा डिटेल में। सॉलिड के लिए अलग आती है, लिक्विड के लिए अलग आती है, और गैस के लिए ये इक्वेशन अलग आती है। तो अगर मैं सिंपल सा एक कंसिडर वॉल्यूम मानूं तो उसमें कितना आ जाता है, माइनस के 1 बाई टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करोगे तो एल एन टी आ जाएगा। तो चलो यहीं से निकल के आती है, ज़्यादा मैं जा नहीं रहा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
जब उसका टाइम आएगा तो तब की तब देखेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि सारी इक्वेशन यहीं से ही निकल के आती है, राइट। तो ये तुम्हारा था पूरा थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट तुम्हारा खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी इक्वेशन दे दे, अल्फा बाई बीटा पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तुम इजीली कैलकुलेट कर दोगे। और ध्यान रखना, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम सॉलिड और लिक्विड के केस में कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम गैस के केस में कंसीडर करते हैं। उसमें कोई एक्सप्रेशन पूछ ले या कुछ भी पूछ ले तो सारी चीज़ें सेम ही होगी, ठीक है। बोलो हाँ या ना। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लो? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।